खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करने वाले हैं फिर एक बार हड्डियों से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान की। दुनिया भर के साथ साथ भारत में लोग कमर में दर्द से लेकर कमजोर हड्डियों तक की समस्या से परेशान हैं। हड्डियों से संबंधित इस हल्के दर्द का समय पर अगर इलाज ना किया जाए तो ये कुछ समय में गंभीर रूप भी ले लेता है। जोड़ों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत अधिक काम करना, वायरस से होने वाला बुखार, कमजोरी, कुपोषण या किसी विशेष मुद्रा में बैठे रहने से थकान, संक्रमण, चोट, मोच, प्रतिरक्षित तंत्र की खराबी, बढ़ती उम्र और विकृत बीमारियों के कारण हो सकने वाली तकलीफें। तो आज हम चर्चा करेंगे हड्डियों में होने वाली समस्या, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके प्रभाव और समाधान की। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और इस समस्या से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो, एक्सपर्ट से उसका हल जान सकते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं रेवाड़ी से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शर्मा और सिरसा से एमएस ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर अभिषेक चौधरी। डॉक्टर से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले नजर डाल लेते हैं हरियाणा सरकार के उन तमाम प्रयासों पर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए किए गए हैं। तो मरीजों को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा की सुविधा। जागरूकता मुहिम का भी असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप की सरकार की तरफ से व्यवस्था। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने बढ़ाई है सुविधा। मनोहर सरकार के प्रयास जिनका दिख रहा है असरदार। उम्मीद केंद्रों की स्थापना, 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए हैं सरकार ने। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान है और हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना सरकार की है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार की सुविधा। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी सरकार की तरफ से दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार सरकार ने किया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनीष शर्मा ऑर्थोपेडिक्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। हम हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर बात करें। सबसे पहले मैं आज ये जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि हमारी जीवन शैली की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे इस हड्डी कि जो हमारा ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाती हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं और फिर ये तकलीफें जो हैं हड्डियों से संबंधित होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, बहुत से रीजन है जिसकी वजह से ये समस्याएं स्टार्ट होती हैं, जिनमें से मुख्य जो है वो है, सबसे पहला अगर मैं बोलूंगा तो वो है खान पान। जिस तरह का हम खान पान खाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, ऑयली चीजें खाते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की जो कंजम्पशन हम कम करते हैं, इन सब की वजह से साथ में ये दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ में जो अलग तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि शराब की समस्या या स्मोकिंग, ये जो है इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ावा देती है। तो ये मुख्य कारण है। इसके साथ में अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारी जो लाइफस्टाइल एक्टिविटी है, जो कि हम सैर ना करना और जो है उसकी वजह से साथ में हार्मोन डिसऑर्डर वगैरह जो होते हैं जिनसे शरीर जो है मोटा होता जाता है, तो इन सब रीजंस की वजह से जो है हड्डियों पे असर आता है। मतलब हमारा रहन सहन जो है अगर हम उस पर भी ठीक प्रकार से ध्यान ना दें तो ये भी एक बड़ी वजह बनता है इन प्रॉब्लम्स के पीछे। बिल्कुल। डॉक्टर, ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बोन्स की जो डेंसिटी है उसको कमज़ोर करती हैं। अब मैं ये भी जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको अपनाकर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपने लाइफस्टाइल में हम अगर शामिल कर लें तो ये समस्याएं जो है कम से कम हो जाएं। देखिए, सबसे पहले तो न्यूट्रिशियस खाना, एक पौष्टिक आहार सबसे पहले जरूरी है। दूसरी चीज, डेली एटलीस्ट कुछ किलोमीटर की एक्टिविटी, जैसे कि रनिंग हो गया, खासकर स्विमिंग हो गई, ये जो बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करती हैं, तो ये चीजें साथ में इंकॉर्पोरेट करने से बेटर होता है। साथ में जो नशीले पदार्थ हैं जैसे कि शराब हो, सिगरेट, इन सबसे दूर रहना एवं जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना, ये सब चीजों से डेफिनेटली जो है ये दिक्कतें नहीं आती। बॉडी मास इंडेक्स डॉक्टर क्या होता है और ये किस खतरे की ओर जो है वो संकेत करता है? बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली एक रेशो होती है जो आपकी ओबेसिटी
या वेट को इंडिकेट करती है कि एक जो पर्सन है वो कितना ओबीस है। अगर बॉडी मास इंडेक्स हाई होता है तो इसका मतलब ओबिसिटी ज्यादा है। ओबिसिटी ज्यादा होने से कई तरह के खतरे होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज होते हैं। और साथ में जितना बॉडी का वजन ज्यादा होता है उसमें आपके जो स्केलेटन है, जो आपके पैर हैं, उन हड्डियों पे ज्यादा जोर पड़ता है, तो उनका जो वियर रेट होता है, जो हिस्ना होता है उनका, वो बेसिकली एक्सेलरेट कर जाता है। जी, एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं, इसी बीच कालावाली से सुरेश जुड़े हैं। सुरेश, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। जी नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। जी सुरेश, कमर पूछें। में अकड़ाव सा रहता है जी, अच्छा, काफी दिन से है जी। जी कहाँ पे अकड़ाव रहता है? कमर में कहाँ महसूस करते हैं अकड़न? कमर में निचले हिस्से में जी। निचले लोअर हिस्से पार्ट। में अकड़ाव के कई रीजन हो सकते हैं। कई बार सबसे मेन रीजन, जो सबसे कॉमन रीजन आता है, वो बेसिकली फंक्शनल बैक पेन होता है। फंक्शनल बैक पेन मतलब कि आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, या आप लंबी ड्राइव करते हैं, या आप कमर की पूरे व्यायाम नहीं करते हैं, लंबे टाइम तक सिटिंग पोस्चर रहता है, आपका सिटिंग पोस्चर एर्गोनॉमिक नहीं होता है, सही तरीके से नहीं बैठते हैं आप। सबसे मेन प्रॉब्लम ये निकल के आता है। अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो कई सारे पैथोलॉजिक रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कमर में अकड़न रह सकती है। जो शुरुआती स्टेज का डिस्क जो है प्रोलैप्स होता है, वो कमर में स्टार्टिंग में अकड़न करता है। कनाव स्मोसिस होता है, जहाँ हड्डी बढ़ जाती है कमर में, उसकी वजह से भी स्टार्टिंग में कमर में अकड़न रह सकती है शुरुआती स्टेज में। तो ये बेसिकली असेसमेंट करनी होती है बेसिकली कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका कमर जो है कमर में अकड़न हो रही है। इसके लिए सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन एक एक्सरे से शुरू होती है, और फिर आगे फर्दर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाकी इन्वेस्टिगेशन करा के देखा जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है पेशेंट को। तो डॉक्टर अभी ये इस हालत में क्या कर सकते हैं, अभी क्या करना चाहिए? बेटर होगा कि एक कमर का एक्सरे कराएंगे, सबसे क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन को जाके दिखाएंगे और कमर का एक्सरे करा के बेसिक जो है जांच अपनी करवाएं। उससे उससे आगे की डायरेक्शन मिलेगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है इसका। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसे ये अभी दर्शक जुड़े थे, इन्होंने अपनी समस्या बताई, क्या ये ज़रूरी है कि हड्डी में ही प्रॉब्लम की वजह से इनको ये अकड़न हो रही है? मांसपेशियों में खिंचाव भी इसका एक कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल, मैंने सबसे पहला रीजन जो बताया, मैंने वो मांसपेशियों के खिंचाव जो बताया है, वो बेसिकली बैक की मसल्स की इनएक्टिविटी की वजह से है। गलत पोस्चर में बैठना, ढंग से व्यायाम ना करना, लंबे लंबे समय तक बैठे रहना, खड़े ना होना, कमर की कोई कसरत ना करना, तो ये कॉमन रीजन है जिससे कि मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम नॉर्मल बैक एक्सरसाइज वगैरह से जो है फिजियोथेरेपी से इंप्रूव कर जाती है। डॉक्टर, जैसे हम बॉडी मास इंडेक्स की बात कर रहे थे, आपने बताया कि एक अगर वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे ये प्रॉब्लम जो है वो सामने, इसके कौन कौन से और दूसरे खतरे सामने आ सकते हैं अगर इसमें कहीं गड़बड़ी आ जाती है, वजन ज़्यादा हो जाता है? और कितनी हाइट पर कितना वेट होना ज़रूरी है, इसकी जानकारी भी बहुत कम लोगों को मतलब आज के टाइम में मैं कहूँगी कि होती है। जी देखिए, बॉडी मास इंडेक्स का एक रेशो होता है 20/22, इस तरह से अलग अलग रेशो पे माइल्डली ओबीस, मॉडरेटली ओबीस, हाईली ओबीस, इस तरह से डिवाइड करते हैं इसको। अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ठीक है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फैट जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और फैट इंक्रीज करने से आपको कोलेस्ट्रॉल का इश्यूज, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज और बाकी सारे कई तरह के इश्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर, आपके पास जो मरीज अक्सर आते हैं, किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में दिखाई देती हैं? हड्डियों से संबंधित चाहे रोग की बात कर लें या फिर घुटनों की समस्या से रिलेटेड बात कर लें। देखिए, अगर कोई भी जनरल प्रैक्टिस है जो ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस चलती है, उसमें अगर हम मान के चलें तो मान लीजिए 50 to 60% जो केसेस आते हैं, या तो वो घुटनों का दर्द होता है या वो कमर का दर्द होता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसके लिए कोई भी पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आता है। और अगर मान लीजिए 50 या 60 साल के ऊपर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन रीजन घुटनों में पेन होने का यूजुअली अर्ली टू मॉडरेट आर्थराइटिस होती है, कई बार एडवांस आर्थराइटिस होती है। और बैक का अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमन जो है प्रॉब्लम जो निकल के आती है वो फंक्शनल बैक पेन निकलती है, बनिस्बत के कोई पैथोलॉजी के, मतलब कोई दिक्कत होने के, हड्डियों में दिक्कत नहीं होती है, डिस्क में प्रॉब्लम नहीं होती है, बस वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम निकल के आती है। ऑर्थराइटिस की आपने बात की डॉक्टर, तो ऑर्थराइटिस के भी क्या कई अलग अलग प्रकार होते हैं, और क्या ये मुमकिन है कि युवाओं को भी ये समस्या जो है वो हो जाए? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर आर्थराइटिस के कई प्रकार होते हैं, कई तरह के रूप होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, बच्चों में जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, एडल्ट्स में
ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होते हैं जिनमें आर्थराइटिस इसके अलग इसके अलग लक्षण किस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं? कैसे ये समझा जाए कि जोड़ों ये में समस्या है? जोड़ों में सूजन हो जाना, बड़े जोड़ों में या छोटे जोड़ों में सूजन होना, सुबह सुबह उठना तो जोड़ों में अकड़न लगना, थोड़ा दूर चलने पे पेन शुरू हो जाना। तो ये जो कॉमन लक्षण है बेसिकली ये आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। क्या इसके इलाज की प्रक्रिया लंबी होती है? जैसे आपने कहा कि बच्चों में अलग प्रकार से ये आर्थराइटिस देखा जाता है, बड़ों में अलग से होता है। उम्र से भी क्या इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल उम्र से लेना देना है। कई आर्थराइटिस एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ही स्टार्ट होती हैं। कुछ हैं जो करीब बच्चों में शुरू हो जाएंगी, कुछ हैं करीब 25 साल 25-30 साल के आसपास शुरू होती हैं, 20 साल के आसपास भी शुरू हो जाती है, कुछ होती है जो 55-60 के बाद शुरू होती हैं। तो इनका मैनेजमेंट, इनका जो ट्रीटमेंट है वो भी टोटली डिफरेंट होता है। कुछ बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर, खून में किसी वजह से खराब होने की वजह से होती हैं जी। और कुछ बेसिकली नॉर्मल एजिंग की प्रक्रिया होती है जो घुटना खराब होने की जो होती है, जो वो अपनी उम्र के कारण होती है। तो इनके इलाज की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है? क्या सिर्फ दवाइयों के माध्यम से ये ठीक हो जाता है या फिर किसी प्रकार की सर्जरी की भी इसमें जरूरत पड़ जाती है? देखिए ये डिपेंड करता है कि किस तरह की आर्थराइटिस है। मान लीजिए कि आर्थराइटिस है जो जिसका कॉज मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब कि जो वजन एक पर्टिकुलर कहीं से पर्टिकुलर खींच गया है जोड़, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर वो चीज सर्जरी से ठीक होती है। मान लीजिए कोई ऐसा जोड़ है जिसमें जो बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है पर जिसका रीजन खराब होने का खून में है, तो दवाइयों से वो खून में वो चीज कंट्रोल करके आप जोड़ों में आराम दिया जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह की आर्थराइटिस निकल के आती है उसका उस तरह से इलाज बनता है। यानी अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसका असर भी हमारी सीधी हड्डियों पर पड़ता है और काफी बिल्कुल गहरा देखा जा सकता है। जी, क्या ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है कुछ केसेस में? बिल्कुल गंभीर होती है। अगर सही समय पे अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये जो ब्लड के अंदर जो प्रॉब्लम होती है कंटिन्यूसली जोड़ों पर नुकसान करते करते उन जोड़ों को टोटली खराब कर देती है। ये कहा जा सकता है कि जैसे लोहे पर जंग लगता है और वो खराब होते जाता है, इसी तरह से अगर खून में कोई समस्या है तो वो इसी तरह से हड्डियों को खोखला करती जाती है। बिल्कुल। क्या हड्डियों के कमजोर होने की, खोखला होने की वजह खून में गड़बड़ी का होना भी है? जी खून में एक रीजन है ही, पर हड्डियों में मेन वजह जो खोखला होने की है ये यूजुअली ओल्ड एज में देखी जाती है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर है जैसे या हार्मोनल डिसऑर्डर है जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर है जिसमें कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ओल्ड एज में देखी जाती है तो उसके लिए फिर अलग थेरेपी होती है। और मान लीजिए थायराइड इशू है जो बेसिक अंडरलाइन इशू है तो उसको थायराइड करेक्ट करने से करेक्ट हो जाती है। जो डॉक्टर, जो थायराइड के पेशेंट हैं उन्हें क्या क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कैसे उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उनकी कम से कम हड्डियों तक वो ज़्यादा जो है आगे ना बढ़े? देखिए उसके लिए उनको अपना जो एक हार्मोनल स्पेशलिस्ट है उससे कंटिन्यूस कंसल्टेशन में रहना चाहिए और अपना थायराइड लेवल टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए। मेडिकेशन टाइम पे लेनी चाहिए। बस इतना अगर करेंगे तो और एक्टिव रहेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर, जोड़ों में जो दर्द की समस्या है वो आखिर क्यों होती है? कि अगर एक बार किसी को हुई तो फिर बार बार होने की भी संभावना क्या बनी रहती है कि ये फिर दर्द जो है वो लौट कर वापस आएगा, या ये भी दर्द किसी किसी को जैसे कह सकते हैं कि टेम्परेरी भी हो सकता है? जी बिल्कुल टेम्परेरी भी हो सकता है। अब टेम्परेरी जोड़ों में दर्द होने के कई सारे रीजन, जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे घुटना है तो घुटने के अंदर कभी चोट लगी तो मेनिस्कस फट गया या ACL टूट गया, इस तरह के रीजन जो कि कंटिन्यूस मूवमेंट पे जो है घुटने में दर्द करेंगे, तो ऐसे रीजन जो है टेम्परेरी पेन देते हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर लीजिए चाहे सर्जरी से चाहे दवाइयों से, तो ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, पेन नहीं होगा। हाँ अगर मान लीजिए घुटना घिस गया है, खराब हो गया है, तो ऐसी स्टेज में वो वापस उसका नॉर्मल हो जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम, डॉक्टर इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये आखिर क्या है, इसके कैसे प्रभाव डालता है ये सेहत के ऊपर, हमारे अस्थिपंजर के ऊपर? कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत ही इग्नोर्ड डिजीज है जिसको बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं। इसमें क्या होता है कि रिस्ट में जो है एक मीडियन नर्व होती है, एक मेन नस होती है जिससे उंगलियां चलती हैं, उससे कंप्रेशन आ जाता है रिस्ट पे। बहुत बार ये प्रेजेंट करता है कि हाथ में कमजोरी सी हो रही है, हाथ में चीटियां सी काट रही हैं, हाथ में सूनापन रह रहा है। लोग इसको लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं और फाइनली जब ये पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं तो इनकी नर्व में परमानेंट डैमेज हो चुकी होती है।
और उस डैमेज में आप सर्जरी करके भी फुल रिकवरी लेना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए कभी भी ऐसी दिक्कत हो तो तुरंत अपने हड्डी के बिल्कुल डॉक्टर को डॉक्टर, दिखाएं। बिल्कुल इसके बारे में कैसे समझा जाए कि ये स्टार्ट हो गई है प्रॉब्लम और इसका इलाज जो है वो किस तरीके से किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ और दर्शक जुड़े हैं, नवप्रीत सिरसा से दिनेश रोहतक से जुड़े हैं। नवप्रीत, स्वागत है आपका, पूछिए क्या सवाल है। जी नवप्रीत। गर्दन में दर्द है। गर्दन में दर्द है, कब से दर्द है? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन से। हाँ जी। डॉक्टर, बाजू में भी दर्द गर्दन है। में आपकी उम्र कितनी है? उम्र 18 साल है। जी 18 साल। 18 साल के हैं आप और आप कह रहे हैं कि बाजू में भी दर्द है? हाँ जी, हाँ जी, और जी। सुन्नापन भी आता है। देखिए, ये दर्द जो है अब करीब 7-8 दिन पुराना ही है, अभी छोटा ड्यूरेशन इसकी बहुत छोटी है अभी इसकी। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि रात को जो लोग होते हैं कई बार मोटा तकिया लगा के सो जाते हैं, कई बार गलत पोजीशन में सो जाते हैं। तो सबसे कॉमन रीजन जो नेक पेन का आता है वो बेसिकली रॉन्ग पोस्चर आता है। उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर मान लीजिए उसके लिए कुछ टाइम तक मेडिसिन देने से ठीक हो जाता है, मान लीजिए कि मेडिसिन देने से ठीक नहीं होता, फिर इसका एक्सरे करके देखा जाता है गर्दन का कि कहीं कोई हड्डी में, गर्दन की हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर कोई डिस्क तो नहीं निकली हुई है जिसकी वजह से जो है ये दिक्कत हो रही है आपको। तो डॉक्टर इन्हें क्या करना चाहिए अभी? इनको बेटर होगा कि अपने नजदीकी जो हड्डी रोग विशेषज्ञ उनको दिखाएं, वो शायद गर्दन का एक्सरे करके एक बार देखें कि क्या दिक्कत है, ये उस एक्सरे में कुछ दिक्कत है तो उसी हिसाब से इनका इलाज हो। जी, एक और दर्शक रोहतक से दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि ना मेरी गर्दन अकड़ गई है जी दो दिन से, और सर ये क्या बोलते हैं, घुमा नहीं पा रहा हूँ जी, बहुत दर्द हो रहा है जी, क्या करना चाहिए मुझे? ये 2 दिन का जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं कि 2 दिन से दिक्कत हुई है, तो ये बहुत ही अर्जेंट, मैंने जैसे बताया जी कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है और यूजली कई बार गलत पोजीशन में सोने से गर्दन की मसल्स जो है अकड़ जाती हैं। तो इसके लिए किसी भी डॉक्टर नजदीकी जो है आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ उनको दिखाएं, वो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन वगैरह, मसल वैक्सीन वगैरह देंगे, जिनसे कि बहुत ज्यादातर केसेस के अंदर ये नेक पेन जो है रिलीव हो जाता है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। जी डॉक्टर, जो हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे थे, आपने कहा कि कई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत एक गंभीर समस्या जो है वो आगे उत्पन्न कर सकती है। तो इसके सिम्टम्स जो है वो किस तरह से स्टार्ट होते हैं दिखना, और कैसे मरीज शुरुआती लक्षणों में ही इसका इलाज जो है वो कर सकता है? जी देखिए, सबसे शुरुआत में जो पेशेंट होते हैं इनको सबसे पहले हाथों में थोड़ा थोड़ा सा सूनापन शुरू हो जाता है और जैसे चींटियां काटती हैं या सुई चुभती है उस तरह से हाथ में चींटियां काटना है, सुई चुभना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब ये अपना नॉर्मल काम करते हैं, जैसे गिलास पकड़ना हो गया या फाइन काम हो गया, जैसे कि चौक से कोई ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज लिखना या पेन लिखना, तो ग्रेजुअली ये जो फंक्शन है हाथ के, ये भी जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये लेट स्टेजेस में होता है। बाद में अगर और एडवांस हो जाता है तो इनको हाथ से जो है गर्म ठंडा पकड़ना, ठंडी चीजें पकड़ना या गर्म चीज पकड़ना, तो वो सेंसेशन भी खत्म हो जाती है। तो जब अर्ली स्टेजेस में है, जब हाथ में हल्का सा सूनापन है, पेन है, चींटियां सी काट रही हैं, उसी स्टेज पे जल्दी आकर इनको दिखाना चाहिए। इसके लिए स्टार्टिंग में इसके लिए मेडिसिन होती हैं जिनसे कि वहां पे स्वेलिंग को कम करा जाता है। उसके बाद इंजेक्शन हैं जो कि दे सकते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए, और जो लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर हमें लगता है कि नहीं कंप्रेशन ज्यादा है, तो उसके अंदर फिर एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसमें एक बैंड होता है, उस बैंड को हम रिलीज करके नस का पूरा रिश्ता खोल देते हैं, जिससे काफी हद तक रिकवरी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स डॉक्टर होती आखिर क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके बहुत सारे रीजन है, जिसके कॉमन डायबिटीज भी है, थायराइड भी है और हार्मोनल डिसऑर्डर भी है, ओबेसिटी भी एक रीजन है। तो कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी, और जी 50% केसेस के अंदर कोई रीजन नहीं निकल के आता है, अपने आप हो जाता है। इसी तरह से कार्पल हड्डी में दर्द की भी समस्या है, ये क्या है और कैसे इससे छुटकारा जो है वो पाया जा सकता है? देखिए, कार्पल हड्डी, जो कार्पल बोन्स होती है, बहुत छोटी बोन होती है कलाई की। इसमें जो है कई बार क्या होता है, साइनोवाइटिस हो जाती है, जोड़ में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बोन में पेन शुरू हो जाता है। बेसिकली इसके अंदर डायग्नोज करना होता है कि ये पेन क्यों हो रहा है, कोई चोट लगने की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है या अपने आप ब्लड में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो उसका उसी हिसाब से प्रॉपर इलाज होता है।
गठिया का जो रोग है, इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो किस प्रकार से दिखना शुरू होते हैं? क्योंकि जब तक मरीज को पता चलता है तब तक मेरे ख्याल से बहुत कई केसेस में देर हो जाती है, और गठिया एक ऐसा रोग है जिसका पूरा इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है कि ये ठीक हो पाए। जी, गठिया के इलाज देखिए, जो नॉर्मल गठिया होता है बेसिकली वो अर्ली मॉर्निंग जॉइंट स्टिफनेस प्रेजेंट करता है। जैसे कि आप सुबह उठे, सुबह उठता है आदमी तो हाथ की उंगलियां एकदम टाइट मिलेंगी उसको, और मॉर्निंग में उसको पेन होगा। और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये दिन निकलता जाता है, इनका जो जो टाइटनेस है हाथ की वो कम होती रहती है। फिर ग्रेजुअली क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो इसमें जोड़ों के अंदर, उंगलियों के जोड़ों में सूजन हो जाना, जी। और फिर लेट स्टेजेस के अंदर बाद में चल के जो है जॉइंट टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, और पेन जो है कंटिन्यूस रहता है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं गठिया की। और इसी तरह बड़े जोड़ों का गठिया भी होता है जो इस तरह अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। इसके लिए जब भी लंबे टाइम के लिए आपके जोड़ों में सूजन हो, या जोड़ों में स्टिफनेस हो, या अकड़न हो, तो ऐसे केसेस के अंदर तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं। जो शुगर पेशेंट है डॉक्टर, वो किस प्रकार से जो है हड्डी से संबंधित समस्याओं का शिकार हो सकते हैं? क्योंकि शुगर में भी अक्सर कई प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं होना, और अक्सर देखा जाता है कि उठने बैठने में दिक्कत जो है मरीजों को होना शुरू हो जाती है। देखिए, शुगर आपके किस बॉडी के किसी भी पार्ट को नहीं बख्शती, किसी पार्ट को नहीं छोड़ती है। चाहे वो खून की नस हो, चाहे वो हाथ चलाने की नस हो, चाहे आपकी हड्डियां हो, चाहे आपका मांस हो, शुगर किसी, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो बहुत दिक्कत देती है। मान लीजिए अगर 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 अनकंट्रोल्ड शुगर है और ढंग से उसका ध्यान, उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करे हैं, तो यूजुअली शुरू में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें कि पैर का जो या हाथ की नसों का जो है छूने की ताकत या पकड़ने की ताकत वो खत्म हो जाती है, और खून की नसों में डैमेज हो जाती है, खून का फ्लो ठीक नहीं होता है, तो उंगलियां काली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और खासकर हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हड्डियां वीक पड़ जाती हैं। तो इनका प्रॉपर, इसीलिए शुगर कंट्रोल करने से बहुत सारी चीजों का हम अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ और दर्शक जुड़े हैं, सचिन हिसार से जुड़े हैं, संदीप अम्बाला से जुड़े हैं। सचिन, स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है। नमस्कार मैम। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सुबह उठता हूँ ना, तो मेरे घुटनों के पास दर्द होता है, और थोड़ी देर बाद जैसे चलना शुरू करता हूँ उसके बाद वो ठीक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर महसूस होता है दर्द? नहीं मैम, उसके बाद तो नहीं होता, पर सुबह उठता हूँ ना तो एक सुबह बार उठने बहुत पर जोर का होता पेन है। होता है। जी डॉक्टर। आपकी उम्र कितनी है सर? 36 सर। 36। देखिए, घुटनों के पास पेन एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और घुटनों के पास कहाँ एग्जैक्टली पेन हो रहा है थोड़ा वो देखना पड़ेगा इसके अंदर। ये या तो जॉइंट, आपने घुटने के जॉइंट का पेन हो सकता है, या फिर एक बीमारी जिसे बोलते हैं स्टेफ इंसिडस बर्साइटिस, बर्सा बन जाती है घुटने के पास, तो ये वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी देखनी पड़ती है कि कहाँ पेन है। कई बार घुटने के अंदर प्रॉब्लम होती है, एक साइड दोनों में प्रॉब्लम है, कि सिर्फ एक ही घुटने में प्रॉब्लम है? सचिन, एक ही घुटने में प्रॉब्लम है या दोनों में लगता है कि दर्द? दोनों में है। दोनों में दर्द लगता है। और जो ये तो सामने इनका वाली कोई हड्डी है ब्लड ना, टेस्ट की जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में यूरिक एसिड वगैरह चेक करना पड़ता है, विटामिन डी भी चेक करना पड़ता है। कई बार यूरिक एसिड बड़ा होता है, विटामिन डी कम होता है काफी ज्यादा, इस वजह से भी अलग अलग जगह पेन स्टार्ट हो जाता है। और काफी बार मैंने देखा है कि विटामिन डी बहुत कम होता है और इस तरह से पेन प्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। तो एक बार अपना विटामिन डी भी जरूर चेक कराएं आप। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन। संदीप जुड़े हैं अम्बाला से, स्वागत है संदीप, पूछें क्या सवाल है। जी मैम नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था। अभी जैसे सुबह हम लोग उठते तो ना ज़्यादातर क्या होता है कि कमर में और गर्दन में एक जकड़न सी महसूस होती है, और वो ज़्यादातर मैंने उसको एक थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको देखा, तो मैंने पाया कि जब मैं रात को या तो ज़्यादा देर से मैंने खाना खाया हो या ज़्यादा खाना खा लिया हो, तो उसके बाद मुझे वो ज़्यादा होता है। कई बार मैंने देखा कि मैं फास्ट पे हूँ तो अगले दिन मुझे वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। तो क्या इसका कोई लिंक है, या कोई विटामिन प्रोटीन की किसी तरीके की कोई कमी डेफिशिएंसी है? कोई भी चीज़ आप मुझे गाइड कर ऐसा है कि आप, मेरे हिसाब से आपका एक थोड़ा सा थरो चेकअप होना जरूरी है। रीजन क्या है कि आप उसको खाने से लिंक कर रहे हैं कि मैं खाना खाता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, अगर खाना मान लीजिए फास्ट करा मैंने तो प्रॉब्लम नहीं होती है। यूजुअली ऐसे कोरिलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप अपना बेसिक ब्लड शुगर वगैरह चेक करवाएं एक बार, अपना विटामिन डी लेवल, यूरिक एसिड लेवल, ये सब चेक कराएं। बट बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन आपकी जरूरी है, क्योंकि एक दिन खाने से, ना खाने से और अगले दिन एकदम ठीक हो जाना थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए एक बार बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करके और उसके बाद फिर जो भी प्रॉब्लम निकल के आती है उसको उस हिसाब से इलाज दो। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो शुगर पेशेंट हैं उनके
के लिए आप बता रहे थे कि हाँ किस तरीके से शुगर जो है हर एक हिस्से पर शरीर के वो असर डालती है और हड्डियां भी उससे अछूती नहीं रह जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर कि पकड़ने में जो है प्रॉब्लम सामने आती है। कई लोगों को लर्जा भी शुरू हो जाता है, हाथ उनके लरसते हैं, पैर लरसते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है क्या ये ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर अगर शुरुआती लक्षण दिख जाए तो पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है? देखिए, अगर ये प्रॉब्लम एक बार स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब कुछ हद तक डैमेज हो चुकी है। तो हमारी जो भी ट्रीटमेंट होती है वो बेसिकली इसलिए होती है कि इससे फर्दर प्रोग्रेशन ना हो या एकदम कम हो, प्रोग्रेशन आगे ना बढ़े। इसको रिवर्स कर पाना पूरी तरह से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक बार नर्व डैमेज हो जाने से रिकवरी ऐसे में बहुत कम चांस होते हैं। हाँ, अगर इतने पे भी मेंटेन रह जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है। इसके लिए शुगर लेवल कंट्रोल करना, और उसके अलावा जो मान लीजिए अगर हड्डियां बहुत ज्यादा वीक हैं या कुछ हैं तो उसके लिए एंटी डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट चालू करना, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करने की दवाइयां दी जाती हैं। तो वो सब करने से काफी आराम आ जाता है मरीज को। जी, एक और दर्शक जुड़े हैं रोहतक से, राहुल जुड़े हैं। स्वागत है आपका राहुल, पूछिए सवाल। मैडम, मुझे कई साल से नेक पेन होता है और ज्यादा देर बैठने के बाद में कभी खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं, तो ये किस वजह से हो सकता है? जी डॉक्टर। जी राहुल, मैं आपका सवाल, राहुल एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। मैडम, जैसे लगातार बैठने के बाद में गर्दन में दर्द होने लगता है। अच्छा। और जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है एकदम जैसे चक्कर आ रहे हैं कुछ देर के लिए। देखिए राहुल, इसके कई रीजन हो सकते हैं, जिसके जो आप बता रहे हैं। आप एक स्टैटिक पोजीशन, मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन में काफी लंबे टाइम बैठे हैं और उसके बाद सडनली उठेंगे तो चक्कर आना होता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका लो हाइपोटेंशन की वजह से सडनली ब्लड आपके पैर में चला जाए, जब आप उठें तो अचानक उस वजह से भी चक्कर आ सकता है। आपके इनर ईयर जो है, कान के अंदर जो कंट्रोल करने की जो वो होती है, जो चक्कर नहीं आने देती की जो ओरिएंटेशन लगती है, तो उस कान के अंदर की इश्यूज से भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। दिमाग के अंदर कुछ इशू है उससे भी हो सकती है। तो एक बेसिकली एक बार इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आपको ऐसे चक्कर क्यों आ रहा है। कई बार हाइपोटेंशन के मरीज होते हैं जिनका बीपी कभी भी 100 के ऊपर नहीं जाता है, तो वो लंबे टाइम तक बैठकर सडनली उठते हैं, तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो इन्हें अभी क्या करना चाहिए ऐसे में? इनके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। इनका बेस लाइन, इनका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, शुगर लेवल का तो कोई इशू नहीं है जी, शुगर कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, और बाकी इन्वेस्टिगेशन उसके बाद रूल आउट करने के बाद फिर एमआरआई भी कराना पड़ सकता है, ब्रेन का, कान का भी इश्यूज चेक करने पड़ सकते हैं। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, बेसिकली थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल अब आपसे, क्योंकि वक्त हो चला है इस चर्चा को यहीं समाप्त करने का। हड्डियां स्वस्थ रहें और जो सेहत है उस पर भी कोई प्रभाव जो है नकारात्मक ना पड़े, अगर कोई समस्या यहाँ पर होती है हड्डियों में, उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? किस प्रकार के टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं करवाने, रूटीन चेकअप की जो हम यहाँ पर अगर बात करें तो? देखिए, रूटीन चेकअप के अंदर जो है सीरम कैल्शियम एक टेस्ट होता है, जो अगर मान लीजिए कैल्शियम की कोई दिक्कत है तो हम लोग वो चेक करवाते हैं। अदरवाइज एक जो ऑस्टियोपोरोसिस जिसे बोलते हैं, हड्डियों का खोखलापन होता है, जो कि महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल पाया जाता है महीने भर होने के बाद। ऐसी केसेस के अंदर जो है एक डेक्सा स्कैन टेस्ट होता है, जिससे कि हम चेक करते हैं कि हड्डियां कितनी खोखली हैं। उसकी वैल्यू आने पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में कैटेगराइज किया जाता है और उसका उसी हिसाब से प्रॉपर इलाज किया जाता है कि जो पोरोसिस होता है। इसके अलावा अगर प्रिवेंट करने के लिए हम बात करें तो इसके लिए एचआरटी थेरेपी होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। इसके साथ में एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना और साथ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्रीज करना, प्रॉपर दूध पीना, ये सब चीजें, और स्मोकिंग और ये सब चीजें अवॉइड करना, ये चीज जो है हेल्दी बोन मेंटेन करके रखती है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो हड्डियों की सेहत दुरुस्त रखने के लिए 2 पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो है विटामिन डी और कैल्शियम। इन्हें अपनी खुराक में जगह दीजिए और हड्डियों की समस्या से निश्चिंत रहिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।